हैं। छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए, आम आदमी के नजरिए से समझिए उसकी जेब में क्या गिरा, और फिर हम रुक करेंगे आज के मेहमानों का, उनसे पूछेंगे उनकी नजर में क्या है हाइलाइट्स। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। छोटी सी रिपोर्ट। जब दुनिया अनिश्चितताओं से घिरी हो, तेल की कीमतें उछल रही हो और महंगाई का खतरा सिर उठा रहा हो, तब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या ऐसे में आपकी ईएमआई और बढ़ेगी, एफडी का ब्याज कहीं घट तो नहीं जाएगा और घर का बजट कहीं और तो नहीं बिगड़ेगा। आरबीआई की ताजा मौद्रिक नीति ने फिलहाल सबको राहत दी है। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट 5.25% पर ही बरकरार रखा है, यानी फिलहाल न होम लोन सस्ता होगा और न ही कर्ज महंगा होगा। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 6-0 की सर्वसम्मति से फैसला लिया कि अभी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। साथ ही केंद्रीय बैंक ने अपना न्यूट्रल रुख भी बरकरार रखा है। इसका मतलब ये है कि आगे चलकर आरबीआई हालात देखकर कभी भी दरें बढ़ा या घटा सकता है। लेकिन इस फैसले के पीछे सिर्फ ब्याज दरों की कहानी नहीं है। असली कहानी है बढ़ती महंगाई, महंगा होता कच्चा तेल, पश्चिमी एशिया में जारी तनाव और कमजोर पड़ता रुपया। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए महंगाई यानी सीपीआई इन्फ्लेशन का अनुमान बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। पहले ये अनुमान 4.6% था। खास बात यह है कि तीसरी तिमाही में महंगाई 5.9% तक पहुंचने का अनुमान है, जो आरबीआई के 2 से 6% के लक्ष्य के दायरे की ऊपरी सीमा के काफी करीब है। महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, वैश्विक सप्लाई चेन में रुकावट और कमजोर मॉनसून का खतरा। अगर बारिश कम हुई तो खाने पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं, जिसका सीधा असर आम परिवार के बजट पर पड़ेगा। महंगाई के अलावा अगर ग्रोथ की बात करें तो एक तरफ महंगाई बढ़ने की आशंका है, तो दूसरी तरफ आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। यानी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो सही, लेकिन पहले के अनुमान से थोड़ी धीमी। आरबीआई का मानना है कि वैश्विक तनाव, महंगा ईंधन और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चितता भारत की विकास गति को प्रभावित कर सकती है। अब समझते हैं कि पॉलिसी के बाद आपकी ईएमआई पर क्या असर पड़ा है। अगर आपने होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन लिया हुआ है तो फिलहाल आपकी ईएमआई में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। पिछले कुछ महीनों में जो राहत मिली थी वो जारी रहेगी। आरबीआई ने साफ संकेत दिया है कि फिलहाल जल्दबाजी में कोई नया कदम उठाने का उसका कोई इरादा नहीं है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर महंगाई लगातार बढ़ती रही तो साल के आखिर में ब्याज दरें बढ़ाने पर विचार भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखने वालों की। तो उनके लिए ये एक राहत भरा फैसला है, क्योंकि ब्याज दरें स्थिर रहने से एफडी रेट्स में तत्काल गिरावट की संभावना कम हो गई है। अभी कई बैंक 7% से ज्यादा का रिटर्न दे रहे हैं, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को इससे भी ज्यादा ब्याज मिल रहा है। कुल मिलाकर के आरबीआई का ताजा फैसला साफ संदेश देता है कि फिलहाल अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना आरबीआई की पहली प्राथमिकता है, लेकिन महंगाई का खतरा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के खास मेहमानों का। फिरोज अजीज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जॉइंट सीईओ हैं आनंद राठी वेल्थ के। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अदिति नायर जी हमारे साथ हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इकरा की। बहुत बहुत स्वागत है अदिति मैम आपका, गुड इवनिंग। और हमारे साथ आशुतोष खजूरिया सर हैं, पूर्व ईडी हैं फेडरल बैंक के। आशुतोष सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिरोज सर, काफी कुछ है, चर्चाएं भी हो रही हैं, स्थिर रखी गई हैं, न्यूट्रल स्टैंड भी रखा है, ग्रोथ फोरकास्ट को 30 बेसिस पॉइंट से घटाया गया है, सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़ाया गया है। ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर का दिखाता है, ये मोटे मोटे हाइलाइट्स हैं। बट अब थोड़े से फाइन प्रिंट्स, ब्लू प्रिंट्स आपकी नजर में क्या है सर, बिग टेकअवेज? यस दीपक जी, जैसे आपने कहा ग्रोथ रिड्यूस हुई है, सीपीआई की प्रोजेक्शंस बड़ी हैं, 4.6% पे आई है फॉर द फाइनेंशियल ईयर, 6.6 फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑन द जीडीपी साइड। बट उम्मीद तो थी है, सो इट्स नॉट अ सरप्राइज। सो आई थिंक बहुत इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो भी रुपी की जो आज मेरी करंट स्थिति है उससे बचने के लिए बहुत सारे कदम लिए गए हैं। एफसीएनआर डिपॉजिट्स, ईसीबी पे जो फार है उसकी लिमिट्स हटाई गई हैं। जी, ऑलराइट। थोड़ा सा इशू आ रहा है नेटवर्क में, मैं आगे बढ़ता हूं, अदिति मैम के पास चलता हूं। मैम, कैसे आप देख रही हैं हाइलाइट्स? तो हमने देखे, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी इकरा की। आप कह रहे हैं कि अगला पॉलिसी मूव रेट हाइक हो सकता है। क्या क्या हम एक्सपेक्ट करें मैम आगे, और आज की बैठक के बाद आपके इंपॉर्टेंट टेकअवेज क्या? देखिए, आज की पॉलिसी अगर हम रेट्स और स्टांस की बात करें तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पे थी, और बहुत एम्फोसिस लगाया गया है जनरलाइजेशन ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स पे और इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस
पे जब तक एविडेंस नहीं होती कि जनरलाइजेशन ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर शुरू हो गया है, तब तक मुझे लगता है वेट एंड वॉच की पॉलिसी। थोड़ा ब्रेक डाउन कर दीजिए इसको, जनरलाइजेशन ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर का क्या मतलब हुआ मैम, आम दर्शक कैसे समझेगा? देखिए, अभी आपके दो शौक हैं। एक शौक तो है कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई, उससे सबसे पहले कच्चे तेल के दाम ऊपर चले गए। कुछ देर तक तो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पंप प्राइसेस जो हम बोलते हैं, रिटेल सेलिंग प्राइसेस पेट्रोल एंड डीजल की, उनको नहीं बढ़ाया। लेकिन फिर मई में उन्होंने 3 या 4 बार में अबाउट 7.5 से 10 रुपए तक के रफली प्राइसेस पेट्रोल एंड डीजल की बढ़ा दी है। तो अब ये ऑटोमेटिकली डायरेक्टली हमारे सीपीआई इन्फ्लेशन को ऊपर खींचेगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल सीपीआई इन्फ्लेशन के पार्ट है ना। अभी तक ये इन्फ्लेशन जो है जो बढ़ेगी वो इसलिए नहीं है क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड स्ट्रॉन्गर हो गई है, ये इसलिए है क्योंकि वेस्ट एशिया में क्राइसिस हुआ, उससे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ी और उससे पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ना पड़ा। ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद ये प्राइसेस बढ़ने के बाद अगर कंपनीज अपने आउटपुट के प्राइसेस को बढ़ा देती हैं, तो वो सेकेंड राउंड इम्पैक्ट बोलते हैं उसको। कि कोई आपकी कमोडिटी प्राइस की प्राइस बढ़ गई, कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई और उसकी वजह से जो आपका इंडिया में आउटपुट बन रहा है, आपने उसकी भी प्राइस आपको बढ़ानी पड़ी। ठीक है, जनरलाइजेशन ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर इसको भी बोलते हैं कि सपोज आपका जैसे अभी एल नीनो का डर है कि मॉनसून अच्छी नहीं होगी इस बार, तो उससे आपकी खाद्य आउटपुट पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो अगर फूड आइटम के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से एक वेज प्राइस स्पाइरल होना शुरू होता है कि फिर लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारी वेजेस भी बढ़े, या जो रेंट कंपोनेंट है सीपीआई का वो भी बढ़ना शुरू हो जाए। ये सब अभी नहीं हुआ है। अभी आपका पहला शॉक हुआ है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से आपके पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। ओके मैम, ओके मैम, मैम सॉरी आपको रोक रहा हूँ, आप थोड़ा सा और बताइएगा इसको। यानी कि आप कह रही जैसे शुरुआत में जो क्रूड ऑयल महंगा हो गया, वेजिटेबल के दाम बढ़ गए, लेकिन धीरे धीरे ये सेक्टर स्पेसिफिक इन्फ्लेशन हो गया, लेकिन इसके कारण ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाए, आगे चल के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाए, फूड प्राइसेस सर्विसेज महंगी हो जाए, तो ये जनरलाइजेशन ऑफ इन्फ्लेशन हुआ। तो मैम ये इसके संकेत मिल रहे हैं मैम, या ये नहीं हो रहा है? अब क्या क्या संकेत निकालें? अभी मेनली फर्स्ट राउंड इम्पैक्ट ही है। अच्छा, ठीक है, अभी सेकंड राउंड इम्पैक्ट ज्यादा सामने नहीं आया और आज बहुत एम्फेसिस लगाई है आरबीआई गवर्नर ने कि हमें अगर दिखेगा कि जनरलाइजेशन ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो रहा है, उसके बाद फिर हम एक्ट करेंगे। तो मेरे हिसाब से अगस्त की जो अगली पॉलिसी होगी 2 महीने बाद, तब भी शायद एक वेट एंड वॉच ही रहे। तब तक पता नहीं है, तो हमें वेस्ट एशिया में क्राइसिस होपफुली रिजॉल्व हो गया होगा तब तक। ठीक है, कुछ होपफुली वी विल हैव सम विजिबिलिटी कि क्रूड ऑयल के दाम कम हो जाएंगे उसके बाद, बट तब तक हमें मॉनसून का आधा ही हिस्सा हमारा पार हुआ होगा। तो ओवरऑल जो रूरल इकोनॉमी है, फूड इकोनॉमी है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा एल नीनो या मॉनसून का, वो तब भी हम थोड़ा गैस ही कर रहे होंगे। ओके ओके, तो हो सकता है मेरे हिसाब से कि अगर रेट हाइक होनी है तो शायद वो अक्टूबर या दिसंबर की पॉलिसी में हो। मैं अगस्त की पॉलिसी में अभी तो नहीं एक्सपेक्ट कर रही। ओके मैम, ठीक है। तो यही जो हमने इकरा की जो रिपोर्ट पढ़ी कि आगे रेट हाइक हो सकते हैं, उसका जो आधार था वो मैम ने बड़े अच्छे से स्पष्ट करके बताया है। फिरोज जी अगर वापस जुड़ चुके हो तो फिरोज जी सर बताएं थोड़ा सा और क्या क्या की हाईलाइट्स हैं? आई थिंक दीपक जी हाईलाइट तो काफी अभी पब्लिक डोमेन में आ गए। फाइन प्रिंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज की स्थिति में इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, और आप भी और मैं भी यही मुहिम चला रहे हैं एज अ कॉर्पोरेट कि भाई हमारे जो डॉलर है वो खर्च ना हो, राइट। डॉलर को कैसे रुपी को डेप्रिसिएशन से कैसे बचाया जाए, दैट इज बीन द की। मुझे लगता है अभी थोड़ा नेटवर्क का इशू है। नहीं आ गया सर। अच्छा, नहीं आप दिख नहीं रहे सर, फिर आपसे बात करने में मजा नहीं आता सर, आप ये तो स्क्रीन पे आइए। नहीं ये हुई ना बात। माफ कीजिएगा दीपक, प्लीज गो पॉइंटिंग है। तो मैं कह रहा था कि अगर आप फाइन प्रिंट देख रहे हैं, जैसे एक्सपोर्टर की रियलाइजेशन राइट 15 महीने से 9 महीने कर दी गई है, राइट। तो ताकि मेरे जो लोग पैनिक बाइंग कर रहे थे डॉलरों की वो कम हो, राइट। ये तीसरा चौथा इनिशिएटिव है। So point is that I think the key focus was not growth and inflation. From मेरे साइड से ये देख रहा था कि भाई 97 जाके आया है,
और उसको कैसे हम वापस 1992 पे ला सकें, उसकी काफी सारी चीजें फाइन प्रिंट में हुई हैं। सेकंड चीज ये देखना चाहता था कि भाई टैक्स की जो एफपीआई की रियायतें हैं वो कितनी रियल। देखिए, कैपिटल गेन टैक्स 12.5 का जीरो हो जाए वो इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बॉन्डों में 1 साल बाद कैपिटल गेन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ब्याजें पे हो जाती हैं। ब्याजों पे क्या ट्रीटमेंट था? ब्याज अगर कोई एफपीआई खरीदता था गवर्नमेंट बॉन्ड, जो 3,13,000 करोड़ बॉन्ड खरीदे थे 31 मार्च 2026 को, 3,13,000, कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं बता रहा हूं, उसमें जो है ब्याज पे हो जाता है, तो कैपिटल गेन ज्यादा नहीं आती थी। अब ब्याज पे 20% की विथहोल्डिंग टैक्स थी। ज्यादातर एफपीआई कहां से आते थे? टैक्स हेवनों से आते थे। तो ये 20% वो देते थे, फिर वापस उनको क्लेम करना पड़ता था, ना तो गवर्नमेंट का फायदा होता और एक कंप्लायंस बर्डन और थी, वो हटा दी गई और कैपिटल गेन हटा दिया गया। तो अब इससे क्या होगा कि एक एफपीआई की जो पोर्टफोलियो में आज हम हैं, 2024 में जो जेपी मॉर्गन का इंडेक्स है उसमें हम आए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 25 जून 2024 को। उसके पहले तो कोई फॉरेनर इंडियन जीजेक बॉन्ड खरीदता ही नहीं था। उसके बाद वो 10% की वेट पे ले गए, 1% करके, मार्च 25 तक 1% करके लेके गए। अब उनकी जो पोस्ट टैक्स रिटर्न थी वो काफी कम थी और उसमें रुपी और डेप्रिशिएट हो रहा था। सो आई थिंक द पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑफ एन एफपीआई इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स ऑफ इंडिया हैज शॉट अप। और कोई भी एफपीआई से बात कर रहा हूं, वो अभी इस लेवल पे रुपी से बुलिश है, क्योंकि उसने देखा हुआ है आंकड़ा। एक इंसान, भारतीय नागरिक, इतना आंकड़ा नहीं देखता। वो एफपीआई आंकड़ा देख के बोलता है कि हमेशा 5-7% की जब भी डिप्रिसिएशन होती है, 2 साल फिर रुपी डिप्रिशिएट नहीं होता है। तो उसको आज अट्रैक्टिव लग रहा है 95 में रुपी खरीदना, वो अट्रैक्टिव लगता है उसको। सो ही इज गोइंग लॉन्ग ऑन रुपी एट 95-96, विच इज अ ग्रेट डील। उसकी टैक्स कंप्लायंस हैज बिकम लो एंड हिज पोस्ट टैक्स रिटर्न has also gone up because of tax reduction and compliance. ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट जिस पर संभवतः उतनी चर्चा हुई नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट उसे बताया जा रहा है। मैं खजूरिया सर के पास जा रहा हूं। सर, आज एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स पर हेज कॉस्ट सपोर्ट की बात कही गई है, ऐलान, इसे हम कैसे देखें? और बैंकों के लिए इससे विदेशी मुद्रा जमा करना या आकर्षित करना कितना आसान होगा? ये कितना बड़ा आप अनाउंसमेंट देख रहे हैं सर? बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, और जो पुराने बैंकर्स होंगे उनको याद होगा कि एक एफसीएनआर स्कीम होती थी, जिसको बाद में एफसीएनआर ए कहा जाने लगा, क्योंकि उसके बाद एफसीएनआर बी आ गया। एफसीएनआर बी जो बैंक स्कीम थी, उसमें जो एक्सचेंज रिस्क था वो बैंकों के ऊपर था। तो बैंक अगर डॉलर रेस कर रहे हैं अपने एनआरआई और पीआईओ से अगर ला रहे हैं, और आने के बाद उसको अगर वो रुपए में कन्वर्ट करके और उसका इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं लोन देने में या इन्वेस्टमेंट्स में, तो उनको जब वो वापस डॉलर खरीदना रहता था तो एक्सचेंज रिस्क उनके पास रहता था, क्योंकि आपने जो जमा करता है उनको वापस तो करना ही है, डॉलर ब्याज सहित वापस करने हैं। अगर क्यूमुलेटिव है तो पूरा ब्याज क्यूमुलेटिव हो रहा है, और अगर 6-6 महीने 3-3 महीने में अगर आप ब्याज पे कर रहे हैं, तो आप जो ब्याज पे कर रहे हैं वो साथ साथ में उसका एक्सचेंज रिस्क भी चलता था। तो ये जो एफसीएनआर ए स्कीम थी, उसमें एक नोशनल रेट होता था 25 रुपए में डॉलर। तो आपका जो बैंक जो थे, मैं उस समय भारतीय स्टेट बैंक का हिस्सा था, तो स्टेट बैंक में हम लोग जो डॉलर लेते थे वो हम आरबीआई को दे देते थे 25 रुपए में, और जब मेच्योरिटी आती थी तो 25 रुपए में आरबीआई से वापस डॉलर मिल जाता था। मतलब एक्सचेंज रिस्क जो था वो आरबीआई के ऊपर था। तो वही स्कीम दूसरे नाम से आज अनाउंस हुई है। इसके पहले जो 2013 में उन्होंने एफसीएनआरबी स्कीम ली थी, उसमें जो 3 और 5 साल के डिपॉजिट थे, 1, 3, 5 के, जो मुख्यतः यही 3 बकेट्स हैं जो सबसे ज्यादा होती हैं एफसीएनआर में, तो उनके डिपॉजिट्स में 3.5% प्रति वर्ष के हिसाब से फॉरवर्ड कॉस्ट आरबीआई ने उस समय चार्ज की थी। वो एक तरह का कंसेशनल कॉस्ट था, और उसमें एक सर्टेनिटी आ रही थी कि 5 साल तक आपको 3.5% ही देना है आरबीआई को, तो आप उसका फर्दर रिस्क आपके ऊपर नहीं था। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी होगी, उस समय यूएस डॉलर वगैरह के जो रेट थे वो जीरो के नजदीक थे, ऑलमोस्ट जीरो। मतलब लाइबोर तो 0.25 25 बेसिस पॉइंट पे होता था। उस पे अगर आपने 300 बेसिस पॉइंट का स्प्रेड भी रखा तो एफसीएनआर जो है 3.25, या बाद में उन्होंने बढ़ा के 4% तक की अनुमति दी थी आरबीआई ने, जब वो जो पैकेज आया था सितंबर 2013 का, तो उसमें लाइबोर प्लस 400 तक आपको अलाउ किया था कि आप जो है अपने डिपॉजिटर को दे सकते हैं। मतलब 4.5% में आपको डॉलर मिलता था, और 3.5% आरबीआई उसका कवर देता था, तो आपको 8% की मैक्सिमम कॉस्ट आती थी। मतलब अधिक से अधिक कॉस्ट आपकी 8% पर साल की होती थी। और आप उस समय देखिए जो रुपी टर्म डिपॉजिट थे वो 9.5, 9.25, 9 ये रेट में थे, तो बैंकों को क्लियर लाभ दिख रहा था। तो वो विन विन था सबके लिए, सिवाय आरबीआई के।
कि आप जो है वो FCNR डिपॉजिटर को भी ज्यादा रेट मिल रहा है ब्याज का, और उस पर लेवरेज भी हो रही थी। विदेशी बैंक और कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने विदेशों में उन NRIs को PIA उसको लेंड किया, और वो पैसा जो उनको लेंड किया उन्होंने उससे जो है FCNR डिपॉजिट बनाए। तो वो प्रक्रिया के थ्रू करीब 35-36 बिलियन डॉलर जो है वो देश में एकत्र हुए थे। वो सिर्फ FCNR तक ही सीमित नहीं था। FCNR के अलावा एक और स्कीम थी अनइम्पेयर्ड टायर 1 कैपिटल, वो आप 50% तक उसके अगेंस्ट बोरो कर सकते थे बैंक लोग। तो बैंकों को अलाउ किया था कि आप 100% तक बोरो कर सकते हैं। तो बैंकों ने उस विंडो में भी जो है बोरो किया था, क्योंकि एक बहुत एक मतलब पूरी तरह से प्रोटेक्टेड था, बैंक के लिए कोई रिस्क उसमें नहीं दिखता था। तो ऐसे 35-36 बिलियन डॉलर आए थे। मुझे लगता है आज की तारीख में अगर हम 30 बिलियन डॉलर देखें तो ये लगभग 3 लाख करोड़ के करीब होता है, क्योंकि 10 बिलियन डॉलर लगभग 95,000 करोड़ के बराबर है आज 95 रुपए के रेट से। और अगर ये 30 बिलियन भी अगर आता है तो लगभग 3 लाख करोड़। और बैंकों को डिपॉजिट की बड़ी जरूरत है, और मुझे लगता है ये फ्रेश पैसा आएगा, क्योंकि ये स्कीम जो है ये बैंकों को कवर मिल रहा है। और इस तरह से सॉरी आप नहीं सर, आपने बहुत अच्छे विस्तार से बता भी दिया। 3 लाख करोड़ तक का हमारे पास आ सकता है फिरोज सर। मिनिमम इतना तो आएगा, इससे ऊपर भी आ सकता है। ओके सर। जिनको अभी भी यहाँ मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ, ब्रेक पर जाते जाते जिनको अभी FCNRB के बारे में नहीं पता, FCNRB डिपॉजिट दरअसल जो हमारे NRIs होते हैं वो भारत के किसी बैंक में अगर डॉलर में, यूरो में, पौंड में, फॉरेन करेंसी में अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसे FCNRB डिपॉजिट कहते हैं। और RBI ने FCNRB डिपॉजिट जुटाने वाले बैंकों को जो हेज कॉस्ट है उसके मामले में राहत या सपोर्ट देने की कोशिश की है। सर कह रहे हैं कि बैंकों के पास पैसा आएगा। आम आदमी इस तरह से समझ सकता है इसको कि बैंकों के पास जब लिक्विडिटी रहेगी, पैसा रहेगा, तो रेट बढ़ाने का दबाव नहीं रहेगा, तो थोड़ी राहत वहां और मिल सकती है। और इसके क्या क्या है, क्योंकि इसको फॉरेन करेंसी से भी जोड़ करके देखा जा रहा है, थोड़ा सा इसको और खोलेंगे चर्चा में छोटे से ब्रेक के बाद। थोड़ा सा आज सतर्क भी हुआ है RBI पॉलिसी की बातें सुन करके, और दोहरी सतर्कता आ रही है। एक तो ग्रोथ फोरकास्ट जो कम किया है, और दूसरा जो इन्फ्लेशन जो 5% से ऊपर की बात कही है, तो ग्रोथ घटेगी थोड़ी सी और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। आम आदमी के नजरिए से समझाएं मैम, नौकरी पर, पैसे पर, इनकम पर इसका कोई इम्पैक्ट आप कुछ समझाना चाहेंगे आम आदमी को कि वो किस तरह की तैयारी करे, और इसका रियल मतलब क्या हुआ? देखिए, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट मैं पहले एड्रेस करूंगी। जैसे पहले भी मैंने काफी देर तक बात करी कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो अगर आप हाउस होल्ड हैं जो मोबिलिटी के लिए आपका पेट्रोल या डीजल पे डिपेंडेंस है, चाहे आप अपनी गाड़ी से जाते हो, अपने स्कूटर से जाते हो, या बस से जाते हो, तो एक तो ये है कि आपका जो डिस्पोजेबल इनकम है वो थोड़ी कम हो जाएगी। साथ ही साथ जैसे अब हमें लग रहा है कि अगर मॉनसून अच्छी नहीं हुई तो खाने के दाम बढ़ जाएंगे। अब आप खाना तो कम नहीं कर सकते ना, चाहे आप और चीजों को थोड़ा अवॉइड कर सकते हो, लेकिन खाना तो खाना है। तो अब डिस्पोजेबल इनकम पे थोड़ा इम्पैक्ट तो आएगा। तो वो कौन से सेक्टर में आएगा, आप क्या अवॉइड करोगे, ये क्वेश्चन है जो ग्रोथ में फिर चला जाता है कि कौन से सेक्टर में डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस बढ़ी है, या खाने के दाम बढ़े हैं। तो टिपिकली जो डिस्क्रेशनरी आइटम्स होते हैं उस पे इम्पैक्ट आता है। तो जैसे कि काफी सर्विसेज होती हैं वो डिस्क्रेशनरी होती हैं, या फिर आपका जैसे और भी आप चीजें ले लें, मैन्युफैक्चरिंग साइड में भी ले लें, वहां पे भी सब कुछ तो नेसेसिटी नहीं होती, कुछ चीजें वहां पे भी डिस्क्रेशनरी होती हैं। तो वो हाउस होल्ड पे डिपेंड करेगा कि किस तरह से आपका बिहेवियर और आपका स्पेंडिंग पैटर्न चेंज होता है, अगर आपको डिस्पोजेबल इनकम में एक घटाव महसूस होता है। अब आप कोविड का टाइम अगर जैसे हमने कंपेयर किया, वो एक बहुत बड़ा शॉक था, वो साइमल्टेनियस सप्लाई और डिमांड शॉक था। अभी तक वेस्ट एशिया सप्लाई शॉक है, वो बहुत ज्यादा अभी तक डिमांड साइड में नहीं गया है। अब कैसे अगले कुछ महीनों में सिचुएशन चेंज होती है वो हमें देखना है। बट अभी तो दिशा ऐसी लगती है कि वो इम्पैक्ट आगे करेगा, तो आम आदमी उस हिसाब से अपनी तैयारी कर ले। इस सेगमेंट में थोड़ा सा समय की कमी है मेरे पास, मैं फिरोज सर के पास आ रहा हूँ क्विकली। सर आप थोड़ा सा बताइए, आज विदेशी निवेश बढ़ाने पर भी जोर दिया है, सरकारी बॉन्ड में निवेश के नियमों को आसान किया गया है, विदेशी निवेशकों के कर में राहत दी गई है, और FCNRB जो हम बात कर रहे थे वो भी। लग रहा है सर कि कुछ प्रेशर कम होगा रुपए पर, विदेशी निवेश का जो बार बार ये डिबेट चल रहा है?
बिल्कुल कम होगा दीपक सर। देखिए इस साल की हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रोजेक्शन है 6.5 लाख करोड़। 6.5 लाख करोड़ की हमारे पास कमी है। जैसे हमने गोल्ड की मुहिम चालू की थी कि भाई 1% प्रॉब्लम तो 1% बेचने से पूरी गोल्ड की इंपोर्ट सॉल्व हो सकती है अगर नॉर्मल हो तो। अभी ईटीएफओ ने बंद कर दिया, एचडीएफसी ने कल बंद कर दिया, आज आईसीआईसीआई ने पैसा रेस्ट्रिक्ट कर दिया, बंद नहीं किया। तो ये जो गोल्ड खरीदने की प्रथा है, स्पेशली इतनी मार्क टू मार्केट होने के बाद कोई 2 करोड़ 4 करोड़ हो गया सिर्फ बढ़त की वजह से। तो उसमें से 5-6 लाख करोड़ तो बेच लो ये कहने पे। सो आई थिंक हर आइटम देखो, अब आप क्रूड ऑयल तो मंगाना बंद नहीं कर सकते, लोगों को घरों में बिठा नहीं सकते। कोविड का टाइम दौर अलग था, जब जान पे बनाई थी। तो मेरा ये मानना है कि ये सबको अगर हम टुगेदर देखते हैं तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होने की अच्छी खासी उम्मीद है। क्यों उम्मीद है? क्योंकि बॉन्ड मार्केट में 2 और इंडिसेस हैं, ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेटर इंडेक्स, उसमें हम अंडर रिव्यू हैं करंटली। अगर उसमें आते हैं तो 0.7% का वेट हमारा होगा। हम 3 इंडिसेस में हैं। एक लास्ट इंडेक्स जिसकी मैं बड़ी उम्मीद करता हूं उसको कहते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स, WGBI। इसमें हम नहीं है। वर्ल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स में अगर आ गए, वो FTSE पब्लिश करता है, उसमें आ गए तो बहुत इन्फ्लो आएगा। तो बड़ी उम्मीद है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सॉल्व होगा और हमारा रुपी कंट्रोल में आएगा। ऑलराइट सर। सर आखिरी में खजूरिया सर, अब अगर बैंकों के लिए एक तरह से अच्छी खबर है, जैसे मैं कह भी रहा था, उनके पास लिक्विडिटी आती है, प्रेशर भी कम होगा। तो आम आदमी को अभी क्या सलाह देंगे सर? कोई अगर लोन वगैरह की तैयारी कर रहा है, टाल दे कुछ समय के लिए, या आप इस वक्त क्या सलाह देंगे सर? ऐसा है कि रेपो रेट में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, और जैसे अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा, खासतौर से अदिति जी ने जैसे बताया कि अगस्त में भी संभावना कम है। और उसका कारण ये भी है कि जो प्रोजेक्शन सीपीआई की, मतलब जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, खुदरा मूल्य सूचकांक, उसकी वृद्धि Q3 और Q4 में ज्यादा दिख रही है आरबीआई के प्रोजेक्शन के हिसाब से भी, कि वो 5.9% Q3 के लिए उन्होंने बताया है, जो कि 6 वाले जो एक रेड फ्लैग है उसको उसके नजदीक पहुंच जाता है। तो मुझे लगता है कि और तब तक क्या है, मानसून भी कंप्लीट हो चुका होगा, पूरा हो चुका होगा, और होपफुली उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे जो गल्फ के से रिलेटेड जो सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स आए हैं, जो सप्लाई रिलेटेड बाधाएं हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर की हो, चाहे हमारा एक्सपोर्ट है गल्फ में, वो सब जो है हॉर्मुज खुलने से सब कुछ हो जाए, मतलब वापस वैसे ही पहले जैसा हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो मुझे उम्मीद है ऑयल के प्राइसेस भी बहुत तेजी से गिरेंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि लगभग आधा पोर्टफोलियो बैंकों का, कई बैंकों के केस में आधे से भी ज्यादा रेपो रेट लिंक्ड है। तो रेपो रेट को वॉच करें और कम से कम अभी प्रतीक्षा करें अगस्त की या अक्टूबर तक की। और आप जैसे आप ले रहे हैं लोन, वैसे आप लेते रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है जैसा कि आज हमको मतलब पूरा आभास है कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होती है और रियल ग्रोथ रेट कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रही है, प्रोजेक्शन में जरूर 30 बेसिस पॉइंट की कमी, 6.9 की जगह 6.6 की बात की गई है। अगर 5% एवरेज इन्फ्लेशन हुआ तो हम 13% की नॉमिनल ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं। और अगर 13% नॉमिनल ग्रोथ रेट होती है तो 16% के करीब जो है वो बैंक का क्रेडिट ग्रोथ होगा। और उसके लिए फंडिंग की जरूरत थी, उसके लिए डिपॉजिट की जरूरत थी। FCNR एक तरह से ये मांगा हुआ मिल गया, एक तरह से मुंह मांगा जिसको आप कहते हैं, और वो भी पूरी तरह से आपके एक्सचेंज रिस्क को प्रोटेक्ट करते हुए। तो मैं तो आगे भविष्य अच्छा ही देख रहा हूँ। और ये जो हमने देखा इसका 2013 में भी यही हुआ था, मई 22 2013 में। ठीक है, अब लगता है आपके समय। अच्छा सर, सॉरी सर, आप नहीं कर रहा है, आप तीनों को सुनते ही रहे, क्योंकि इतने सारे कंफ्यूजन अभी बाकी हैं और इतना जटिल विषय है ये कि इसको समझते समझते भी कई समय लगेगा। बट जितना भी समय आप लोगों को मिला उसमें आपने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर इनसाइट्स। फिरोज सर बहुत बहुत शुक्रिया। अदिति मैम थैंक यू सो मच मैम। आशुतोष खजूरिया सर शुक्रिया समय निकालने के लिए। शो में इतना ही, इजाजत दीजिए। आरबीआई पॉलिसी से जुड़े हुए फाइन प्रिंट्स हम आगे भी विश्लेषण करते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।